हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नन्हे टीचर। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर 9 जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पे है जनन किसे कहते हैं, सेकंड पे है जंतुओं में जनन के प्रकार, थर्ड है युग्मक, इसके प्रकार और निर्माण, फिर है फोर्थ पे निषेचन, इसके प्रकार और स्थान, फिफ्थ पे युग्मनज व भ्रूण, सिक्स्थ पे है क्लोनिंग, सेवन्थ पे है IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, फिर एट्थ पे है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आज हम सब पढ़ेंगे। तो आज हम कुल मिला के 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि है जनन। जंतुओं द्वारा अपनी जाति को बनाए रखने हेतु अपने समान संतान उत्पन्न करना। तो सिंपल सी परिभाषा है, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी। जंतुओं द्वारा मतलब जंतु अपने समान संतान उत्पन्न क्यों करते ताकि उनकी जाति विलुप्त होने से बची रहे, तो इसलिए वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। फिर गाइस, जनन के प्रकार, हमने सबसे पहले जनन पढ़ लिया ना, जंतुओं द्वारा अपनी जाति को बनाए रखने हेतु समान संतान उत्पन्न करना। फिर इसी जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो जंतुओं में जनन के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पे है लैंगिक जनन, सेकंड पे है अलैंगिक जनन। तो हम पहले लैंगिक जनन देख लेते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन मतलब मिलन होता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि। ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों का मिलन होता है, मिलते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ते, मुर्गी आदि में लैंगिक जनन होता है। फिर गाइस, अलैंगिक जनन, तो ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो गाइस, ये परिभाषा से लैंगिक जनन वाली सिर्फ इसमें अपोजिट हो गया। तो वही जैसे इसमें ऊपर वाला में देखा था कि उसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है, तो इसमें नहीं होता है। फिर गाइस, अलैंगिक जनन, इसके भी प्रकार हैं। क्या है? मुकुलन किसे कहते हैं? शरीर पर प्रकार में इसके फर्स्ट पे है मुकुलन और द्विखंडन। तो पहले हम मुकुलन देखते हैं। शरीर पर उभार बनना तथा अलग होकर नव जीव बनाना, जैसे हाइड्रा। मुकुलन क्या होता है गाइस? जैसे कि कोई हाइड्रा में एक आकृति हाइड्रा होता है जिसके ऊपर हम धीरे धीरे उभार हो जाता है, फिर उभार से वैसे जैसे मतलब वो पक जाता है उभार, तो वो अपने आप ही टूट के अलग हो जाता है, इससे एक नया जीव होता है। ये सिर्फ हाइड्रा में होता है मुकुलन। ओके, फिर द्विखंडन, शरीर का 2 या अधिक खंडों में टूटना व नए जीवों का निर्माण करना, जैसे अमीबा। तो गाइस, अगर हम अमीबा को केंद्रक से चाहे अमीबा के केंद्रक में चाहे केंद्र का छोटा सा भी टुकड़ा क्यों ना जाए, तो वो एक नया अमीबा बन जाएगा। ओके, फिर गाइस, थर्ड पे है युग्मक, जो है ना हमारा थर्ड पॉइंट था ना, युग्मक, उसके प्रकार व निर्माण। तो है युग्मक। जंतुओं में 2 प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं और ये एक कोश के दोस्तों जो जंतु होते हैं जिनमें मनुष्य भी आते हैं, तो उनमें 2 प्रकार के युग्मक होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते, एक कोशिकीय की जैसे जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? शुक्राणु व अंडाणु। तो शुक्राणु ये है नर युग्मक है। अब दोस्तों, ये युग्मक भी 2 प्रकार के होते हैं, नर व मादा युग्मक। तो इनमें शुक्राणु अंडाणु है। शुक्राणु तो नर युग्मक है, इसका निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण, यह नर युग्मक है, उसका निर्माण वृषण में होता है। अंडाणु यह है मादा युग्मक है और इसका निर्माण अंडाशय में होता है। फिर गाइस, निषेचन, नर व मादा युग्मकों के मिलने को निषेचन कहते हैं। यह अंडवाहिनी में होता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि में, और बाह्य निषेचन मेंढक, मछली आदि में। सो गाइस, निषेचन में क्या है कि जो नर व मादा युग्मक होते हैं ना, उनके मिलने से ही निषेचन होता है। और निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन जैसे जो कि मादा के शरीर के अंदर होता है, उससे मैंने यहाँ पे परिभाषा नहीं लिख रखी है। तो जो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जो निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो आंतरिक निषेचन तो गाय, भैंस, मनुष्य इत्यादि में होता है, और जो बाह्य निषेचन होता है वो मेंढक, मछली आदि में होता है। फिर है गाइस, युग्मनज। युग्मनज नर व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। सो गाइस, ये जो निषेचन व युग्मनज की परिभाषा एकदम सेम ही है ना, कुछ भी अंतर नहीं लग रहा मुझे, तो है ना। तो क्या है, देखो संलयन मिलने तो सेम ही है। कि जो
निषेचन हो चुका है, जैसे नर व मादा युग्मकों का निषेचन हो चुका है, जो निषेचित अंडा होता है उसे हम युग्मनज कहते हैं। तो इसमें यही परिभाषा दे रखी है, निषेचन क्रिया द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, ये बहुकोशिकीय होता है। तो हमने देखो युग्मक युग्मनज, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अलग अलग वर्ड। युग्मक तो जो एक कोशिकीय होता है, जो युग्मनज होता है ना वो बहुकोशिकीय होता है। जैसे कि युग्मक तो ये एक कोशिकीय शुक्राणु था और एक कोशिकीय अंडाणु था, तो ये दोनों मिल जाते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो जाते हैं। फिर युग्मनज के लगातार विकास से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। दोस्तों, जो युग्मनज का जो लगातार विकास होता रहता है उससे भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण का निर्माण मतलब भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण में जब सभी अंगों का विकास हो जाता है तो इसे गर्भ कहते हैं। मतलब जो भ्रूण होता है उसके सभी अंगों का विकास होता है, मतलब उसके शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से बन जाता है, उसे गर्भ कहते हैं। फिर गाइस क्लोनिंग, किसी समरूप कोशिका या अंग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं, तथा निर्मित कोशिका अंग या जीव क्लोन कहलाता है। अब क्लोनिंग किसे कहते हैं दोस्तों? किसी समरूप, मतलब हम इसको सिंपल सी परिभाषा में देखें तो किसी भी मतलब जीव किसी का भी एकदम डुप्लीकेट बनाना कृत्रिम रूप से। जैसे कि फोन में आता है व्हाट्सएप का ड्यूल ऐप, मतलब ड्यूल ऐप्स आते हैं ना, सेम वही क्लोन। और जिसकी क्लोनिंग होती है, जिस जीव या कोशिका या किसी की भी क्लोनिंग होती है उसे वो क्लोन कहलाता है, समझिए। फिर गाइस डोली भेड़, तो दोस्तों ये है सर्वप्रथम क्लोनिंग से उत्पन्न जीव। जो दोस्तों डोली भेड़ है ना, ये सब सर्वप्रथम दुनिया की सबसे पहली क्लोनिंग से उत्पन्न जीव है। इयान विल्मट द्वारा रोजलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 5 जुलाई 1996 को 14 फरवरी 2003 को डोली भेड़ फेफड़ों की बीमारी से मर गई थी। दूसरे अलग अलग पॉइंट है, सॉरी मैंने एक साथ पढ़ दिया, इनको गलती से। ओके, डोली भेड़ सर्वप्रथम क्लोनिंग से उत्पन्न जीव थी। इयान विल्मट, इसको क्लोनिंग किसने की थी? इयान विल्मट ने की थी। कहाँ पे? रोजलिन इंस्टीट्यूट, जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है, और इन्होंने 5 जुलाई 1996 को की थी। और दोस्तों जो डोली भेड़ है ना, वो 14 फरवरी 2003 को फेफड़ों की बीमारी से खत्म हो गई थी। तो ये इसको बनाया कब गया था? 5 जुलाई 1996 को। इसको मृत्यु कब हुई? 14 फरवरी 2003 को। ओके, फिर लास्ट पॉइंट हमारा गाइस IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी जो IVF की जो पूरी फुल फॉर्म है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बहुत मैन क्वेश्चन है। ओके, फिर प्रयोगशाला में नर व मादा युग्मकों का संलयन निषेचन करवाना, मतलब एक तो मादा के शरीर के अंदर हो जाता है निषेचन अंडवाहिनी में, और एक प्रयोगशाला में से परखनेली में करते हैं, नर व मादा युग्मकों का संलयन निषेचन करवाते हैं। निषेचन से प्राप्त युग्मनजों को 1 सप्ताह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है, सामान्य शिशु पैदा होता है। इससे उत्पन्न शिशु को परखनेली शिशु कहते हैं। अब दोस्तों जो निषेचन मतलब से वही, एक तो देखो जो निषेचन यहाँ पे होता है ना प्रयोगशाला में होता है, परखनेली में, एक और जो मादा के शरीर के अंदर होता है। फिर निषेचन जो प्राप्त हमारे युग्मनज होते हैं उसको 1 सप्ताह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद ये सामान्य भ्रूण इसका विकास होता रहता है। सामान्य शिशु की जैसे नहीं कि परखनेली के जैसे पैदा होगा, ये सिर्फ सामान्य शिशु जैसे और शिशु पैदा होते हैं उनके जैसे होगा, पर इससे उत्पन्न शिशु को परखनेली शिशु कहते हैं, क्योंकि ये इसको जो नर व मादा युग्मकों का संलयन परखनेली में होता है, प्रयोगशाला में। ओके, लुइस जॉन ब्राउन, ये विश्व का पहला परखनेली शिशु है, और दुर्गा अग्रवाल भारत की पहली परखनेली शिशु है। तो दोस्तों ये भी मेन क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला परखनेली शिशु कौन है? लुइस जॉन ब्राउन। और इंडिया की सबसे पहले परखनेली शिशु कौन है? दुर्गा अग्रवाल। तो आज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया, IVF पद्धति निसंतान माता पिता के लिए एक वरदान साबित हुई है। फिर गाइस जराइज, ये थोड़ा मेन पॉइंट लिखने भूल गई थी मैं, ये अन्य महत्वपूर्ण है। जरायुज ऐसे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ते आदि। अब जरायुज किसे कहते हैं दोस्तों? ये भी बहुत ही ज्यादा मेन क्वेश्चन है। जरायुज जो मतलब शिशु को जन्म देते हैं,
मतलब अपने समान छोटे शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। फिर है अंडप्रजक, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं अंडप्रजक कहलाते हैं। अब जरायुज तो शिशु को जन्म देते हैं और अंडप्रजक अंडे देते हैं। जैसे कि जरायुज में तो मनुष्य, गाय, भैंस ये अपने समान देते हैं शिशु को जन्म, और चिड़िया, मुर्गी इत्यादि ये अंडे देते हैं ना। फिर है गाइस कायांतरण, जीवों के अविकसित शरीर से पूर्ण विकसित शरीर का निर्माण होना। मतलब जो जीव होते हैं उनका जो अविकसित शरीर होता है, जो जिसका विकास नहीं हुआ होता है, उससे वो जब तक वो पूर्ण विकसित होते हैं, पूरे बनते हैं, उनका पूरे शरीर का निर्माण होता है, तब तक उसको कायांतरण कहते हैं। इसको हम सिंपल सी बात हम देखते हैं कि लार्वा का वयस्क जीव में बदलना कायांतरण कहलाता है। मेंढक के टेडपोल लार्वा से वयस्क मेंढक का निर्माण होना कायांतरण है। ये देखो जो मैंने परिभाषा बताई थी ये वही है, तो ये 2 पॉइंट है, परिभाषा ही है। ओके, फिर है गाइस नोट, ये लास्ट है ना। मेंढक एक बार सैकड़ों अंडे देते हैं। तो दोस्तों मतलब मुर्गी एक बार में एक ही अंडा देती है और मेंढक एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके अंडे मछली खा जाती है, बिल्ली खा जाती है, तो मतलब उनमें एक दो तो मेंढक बनेंगे ही ना, इसलिए वो एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं। मुर्गी एक बार में एक ही अंडा देती है। मुर्गी के अंडे से चूजा बच्चा बनने में 3 सप्ताह का समय लगता है। मतलब जो मुर्गी का अंडा होता है उससे चूजा मतलब छोटी मुर्गी निकलने में 3 सप्ताह का समय लगता है। सो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।